हेलो एवरीवन, दिस इज दर्शका निषाद हियर। वेलकम टू माय बायोलॉजी क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन। आज का ये न्यू टॉपिक है हमारा। आज से हम ये एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पिछले लेक्चर में हमने सर्कुलेटरी सिस्टम फिनिश किया हुआ था। ठीक है, ये हमारा लाइफ प्रोसेस का पार्ट है जिसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना ज़िंदगी पॉसिबल नहीं है, तो हमें ये टॉपिक पढ़ना ही है। ठीक है, लाइफ प्रोसेस में मैंने आपको क्या क्या प्रोसेस पढ़ाया हुआ है। आपने पढ़ा क्या? सबसे पहले आपने पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हम सांस कैसे ले रहे हैं। ठीक, इसके बाद फिर आपने पढ़ा थर्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, आपका हार्ट बीट कैसे कर रहा है, आपका दिल धड़क कैसे रहा है, दिल वर्क कैसे कर रहा है। ठीक है, फंक्शन ऑफ हार्ट, ये सारी चीज़ें हम खत्म कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे यूरिनरी सिस्टम कि यूरिनरी सिस्टम क्या होता है। तो एक बार वीडियो को आप एंड तक देखिए। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपके डाउट्स नहीं क्लियर होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, सो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं ये आज का टॉपिक। तो देखो, सबसे पहले आपको थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की चीज़ें जान लो, क्योंकि अगर आप बिल्कुल न्यू हैं मेरे चैनल पे तो आपको एक भी आइडिया लग जाए कि क्या हम पढ़ने वाले हैं। देखो, ये एक कोई बंदा है, देखो ये ना बायोलॉजी के बेसिक्स हैं, आपको आने ही चाहिए। ठीक है, अब ये बहुत हैप्पी बंदा है, इसको हैप्पी बना दो, खुश है। ठीक, ये पूरा जो बॉडी है, इस बॉडी में एक ड्रम लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का। पूरा बॉडी में एक ड्रम लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके का बना होता है, खाली सा ड्रम जिसको आप बोल सकते हो, बिल्कुल सिलेंडर शेप में है। ठीक है, ये आपका बॉडी कैविटी है। आपका क्या, ये इसे बोलते हैं हम बॉडी कैविटी। ठीक है, अब ये जो बॉडी कैविटी के बाद ये जो स्पेस बचा हुआ है, ये वाला स्पेस जिसकी बात हम कर रहे हैं, ये पर्पल और येलो के बीच में जो आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड द बॉडी वॉल। बॉडी वॉल। ठीक है, अब इसका एक और नाम है स्टाइलिश बॉडी कैविटी का, जिसको हम बोलते हैं सीलोम। बॉडी कैविटी को ही हम क्या बोलते हैं? सीलोम। इधर लिख देते हैं सीलोम। ठीक है, अब इस सीलोम के अंदर कुछ लिक्विड भरा होता है। इस सीलोम के अंदर कुछ लिक्विड भरा होता है, कुछ फ्लूइड होता है। ठीक है, उस फ्लूइड, जो भी फ्लूइड होगा उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे सीलोमिक फ्लूइड। ठीक है, अब देखो इस बॉडी कैविटी का काम क्या होता है। इस बॉडी कैविटी में ना आपके सारे ऑर्गन्स पड़े होते हैं। ठीक है, और सीलोमिक फ्लूइड का होना भी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? कि आपके ऑर्गन्स अच्छे से मूव कर सकें। मूव ऐसे नहीं कि आप अपने ऑर्गन्स को मूव करा रहे हो, बट अगर ऐसा होगा, बहुत स्ट्रिक्ट सिचुएशन होगी, जरा से भी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो आपके ऑर्गन्स के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, अब ये जो पूरा ड्रम है, इसको हमने डिवाइड किया हुआ है। पहले तो दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहले तो इसको देखो, यहाँ पे एक ना डोम शेप स्ट्रक्चर है इस तरीके का। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं डायफ्राम। ये जो आपको ब्लू कलर की लाइन दिख रही है, इसका नाम है बेटा डायफ्राम। ठीक है, ये जो डायफ्राम है ना, ये आपके इस बॉडी कैविटी को, जो आपका ये जो सीलोम है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? थोरेसिक कैविटी। नीचे वाला जो पार्ट है इसे बोलेंगे एब्डोमेन कैविटी। इसका भी नाम और लिख देते हैं यहाँ पे। ये क्या है आपका? थोरेसिक कैविटी। और ये जो नीचे वाला पार्ट बचा है, इसको बोलेंगे बेटा एब्डोमेन कैविटी। एब्डोमेन कैविटी। इतनी बात आपको शायद क्लियर हुई होगी। ठीक है, कि आपका ये जो बॉडी है, अंदर एक बिल्कुल खाली ड्रम है,
जिस ड्रम को हम क्या बोलेंगे, बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी और इस ये वॉल के बीच में, स्किन के बीच में जो स्पेस बच रहा है उसे हम बोलेंगे बॉडी वॉल। इसके बाद आपका जो ये पार्ट है, ये एक जो डोम शेप स्ट्रक्चर है जिससे ये डिवाइड हो रहा है आपका पूरा बॉडी, उसे हम क्या बोलेंगे, डायफ्राम। ऊपर वाले को बोलेंगे थोरेसिक कैविटी या फिर आप इसे चेस्ट कैविटी भी बोल सकते हो, जहां पे क्या आपके लंग्स और आपका हार्ट पड़ा हुआ होता है। इस थोरेसिक कैविटी में आपके ये लंग्स पड़े होते हैं, ठीक है, और आपका हार्ट यहीं पे होता है और ये डायफ्राम पे रेस्ट कर रहा होता है, ठीक है, लेफ्ट साइड पे। अब ये जो नीचे वाली कैविटी बच रही है जिसको क्या हम बोलेंगे, एब्डोमेन कैविटी। देखो एक मिनट को थोड़ा सा और देख लेते हैं पहले। आपका ये जो बॉडी है ना वो किसका बना होता है, पूरा का पूरा बॉडी आपका टिश्यू का बना होता है, ठीक है। बहुत प्रकार के टिश्यू हैं आपकी बॉडी में, ठीक है। आपके एपिथेलियल टिश्यू है, आपका कनेक्टिव टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, ठीक है। तो ये चारों टिश्यूज जो होते हैं ना मिल करके आपकी बॉडी को बनाते हैं, ठीक है, जितनी बॉडी है। अब इसके ऊपर ना लेयरिंग होती है, जैसे आप 4 प्रकार के टिश्यूज आपने पढ़े हैं, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू जो होता है ना आपकी पूरी बॉडी को, आपकी स्किन के ऊपर आपकी पूरी बॉडी को बाहर से भी कवर करता है, अंदर से भी कवर करता है, क्लियर। बाहर के साइड पे भी पूरे पे एपिथेलियल टिश्यू फैला हुआ है और अंदर के साइड पे भी एपिथेलियल टिश्यू फैला हुआ है, ठीक है। ये जो आपकी बॉडी कैविटी दिख रही है ना, बॉडी कैविटी को भी ये अंदर के साइड से पूरा घेरे हुए होता है आपका ये एपिथेलियल टिश्यू। इस तरीके से देखो, ये ऐसे लाइनिंग होती है, ऐसे जो पूरा लाइन किया हुआ होता है आपका एपिथेलियल टिश्यू का, इस तरीके से पूरी लाइनिंग होती है इस पे, ठीक है। अंदर के साइड से भी होता है और बाहर के साइड से भी होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं एब्डोमेन कैविटी का, और नीचे एक और कैविटी होती है उसको हम पेल्विक कैविटी बोलते हैं, यहां पे लिख देते हैं हम। पेल्विक कैविटी, इस कैविटी में सेक्स ऑर्गन्स पड़े होते हैं। एब्डोमेन कैविटी और पेल्विक कैविटी एक साथ ही ऐसे जॉइंट होती हैं, ठीक है। और इसमें सेक्स ऑर्गन्स पड़े होते हैं, स्पेशली फीमेल के होते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, देखो पूरा क्या हुआ, ये एपिथेलियल टिश्यू के से बाहर से लाइनिंग हो गई। अब अगर मैं एब्डोमेन रीजन की बात कर रही हूँ तो मान लो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे ये आपका एक ऑर्गन है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, ओके। अब इस डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन है, लाइक आपका स्टमक हो गया, आपका लीवर हो गया, इसके ऊपर भी एपिथेलियल टिश्यू की कवरिंग होगी। देखो एपिथेलियल टिश्यू ना ऐसा टिश्यू है जो हर जगह फैलना चाहता है, बॉडी के बाहर भी रहना चाहता है, बॉडी को अंदर से भी कवर करना चाहता है। उसके अंदर पड़े हुए जितने ऑर्गन्स हैं उनको भी अंदर से भी कवर करेगा और बाहर से भी करेगा कवर। उसको बहुत दूर तक जाने की इच्छा है, ठीक है, तो इसलिए वो फैला हुआ है इतना ज्यादा। बट एपिथेलियल टिश्यू का एक खास बात है कि उसको वो कभी भी ब्लड सप्लाई नहीं करता, ठीक है। अब देखो इतनी बात, इसने क्या किया, एपिथेलियल टिश्यू ने इस ऑर्गन को अंदर और बाहर से कवर कर लिया, ठीक है। मान लो ये आपका स्टमक है, उसके ऊपर एपिथेलियल टिश्यू की कवरिंग हो रखी है। ये जो कवरिंग हो रखी है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं पेरिटोनियम। मैं यहां पे लिख रही हूं इधर पेरिटोनियम। अब ये जो पेरिटोनियम है, देखो जो इस बॉडी वॉल को इस तरीके से जो कवरिंग किया है, सिर्फ क्यों लाइनिंग की है बॉडी वॉल को, ऑर्गन्स पे नहीं गया है, ऑर्गन्स पे नहीं, सिर्फ बॉडी वॉल की जो कवरिंग है उसे हम बोलेंगे पेराइटल पेरिटोनियम। तो ये क्या हो गया आपका पेराइटल पेरिटोनियम, ठीक है, पेराइटल पेरिटोनियम। अब क्या बात कर रहे हैं हमें ऑर्गन का, कि जो ये ऑर्गन के ऊपर लगे हुए एपिथेलियल टिश्यू हैं उसको क्या बोलेंगे हम, क्योंकि आपने इसको बोला, आपने सब दोनों ही पेरिटोनियम है, लेकिन कौन कौन से, अब यहाँ पे समझ लो। पेरिटोनियम ना 2 प्रकार के हो गए, जो यहाँ बॉडी वॉल को कवर कर रहा है उसको हम बोलेंगे पेराइटल पेरिटोनियम, और जो ऑर्गन को कर रहा है उसे हम बोलेंगे विसरल पेरिटोनियम वाला है ना, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, ऑर्गन पे के ऊपर विसरल पेरिटोनियम। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। देखो ये बायोलॉजी का बेसिक्स है। हमें बायोलॉजी पढ़ने के लिए आप कोई सा भी सिस्टम पढ़ रहे हो, आप एक्सक्रीटरी पढ़ रहे हो, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है, आपको रेस्पिरेशन पढ़ना है, कुछ भी पढ़ना है, तो आपको पहले ये चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए। आपको लग रहा होगा कि
मैं ह्यूमन यूरिनरी स्टार्ट करने वाली थी, अभी मैं ये क्या बता रही हूँ, इसकी भी नीड है, ठीक है, बहुत नीड है इसका। आप एक बार बता दूं दोबारा से, आप देख लो, ध्यान से सुन लो। ये हमारी बॉडी है, ठीक है, पूरी, कोई ह्यूमन है, ठीक है, इस बंदे का, ये एक बंदा है जिसकी बॉडी में हमें जानना है कि क्या क्या है। तो हमने क्या देखा इसकी बॉडी में, एक तो इसकी बॉडी में एक पहले सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर मिला, ठीक है, बिल्कुल एक ड्रम मिला, और इस ड्रम को हमने, एक डोम शेप स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, डायफ्राम डिवाइड कर रहा है। जो ड्रम शेप का जो एक स्ट्रक्चर है उसे क्या बोलेंगे हम, बॉडी कैविटी या फिर सीलोम। अब सीलोम के बीच में और इसके बीच में जो स्पेस बच रहा है स्किन के उसे क्या हम बोलेंगे, बॉडी वॉल, ठीक है। अब जिस पार्ट से डिवाइड हो रहा है, जिस दीवार से ये ड्रम डिवाइड हो रहा है, उसे हम बोलेंगे डायफ्राम। डायफ्राम का जो ऊपर वाला पार्ट हो गया उसको हमने क्या बोला, ऊपर वाले हिस्से को हमने क्या बोल दिया, थोरेसिक कैविटी, जिसमें हमारे लंग्स पड़े होते हैं और हमारा दिल पड़ा होता है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा है, नीचे वाला जो कैविटी है, उसको हम क्या बोलेंगे, एब्डोमेन कैविटी, जहाँ पे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, आपका लंग्स, आपका लीवर, आपका स्टमक, इंटेस्टाइन, आपके किडनीज पड़े हुए होते हैं, ठीक है। उसके नीचे थोड़ा सा जब उसके और नीचे आओगे, नीचे वाले एरिया में, तो वहाँ पे पेल्विक कैविटी है, जहाँ पे सेक्स ऑर्गन्स पड़े होते हैं, ओवरी, यूट्रस, ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद क्या होता है कि जो बॉडी किसकी बनी हुई है, टिश्यू की। अब टिश्यू में कौन से टिश्यू, 4 प्रकार के टिश्यू हैं, एपिथेलियल टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, और आपका नर्वस टिश्यू है, ठीक। तो एपिथेलियल टिश्यू जो होता है ना, वो हमारी पूरी बॉडी को बाहर से कवर करता है, मतलब हमारी स्किन पूरी एपिथेलियल, जो अपर लेयर है ना, पूरी की पूरी एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई है। लेकिन ये एपिथेलियल टिश्यू जो होता है ना, इसको पूरी बॉडी में स्प्रेड होना होता है, इसका ऐसा इच्छा होता है कि मुझे सब जगह जाना है, कुछ नहीं छोड़ना है। तो ये क्या करता है, ये पूरे इस ड्रम को अंदर से भी लाइन करता है, बाहर से भी करता है। इसका मन तब भी नहीं भरता है, तो ये ऑर्गन्स के पास आ जाता है कि भाई मुझे तुम्हें भी कवर करना है, तो बाहर से भी कवर करेगा, ऑर्गन्स को अंदर से भी कवर करेगा। कौन, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। अब ये जो कवरिंग है, इसको हम क्या बोलेंगे, पेरिटोनियम बोलते हैं, ठीक है। पेरिटोनियम में हम 2 तरह के पेरिटोनियम देखते हैं। 2 प्रकार के जो पेरिटोनियम है, कौन कौन से, जो इस बॉडी वॉल को कवर कर रहे हैं उसे हम बोलेंगे पैराइटल पेरिटोनियम, और जो इस ऑर्गन से बिल्कुल चिपके हुए हैं, ऑर्गन के पास, मतलब ऑर्गन से जो दूर है, ठीक है, ऑर्गन से जो दूर है, बॉडी वॉल पे है, उसे हम पैराइटल बोलेंगे, और जो ऑर्गन से बिल्कुल चिपके हुए हैं, ठीक है, अंदर से बाहर से, उसे हम बोलेंगे विसरल पेरिटोनियम, उसे हम बोलेंगे विसरल पेरिटोनियम, ठीक है। तो ये जो विसरल का मीनिंग होता है ना, इसका मीनिंग होता है इंटरनल ऑर्गन्स, इसलिए हम वो इंटरनल ऑर्गन्स है तो उस टर्म में यूज कर रहे हैं। अब हम एक और बंदे को बनाते हैं, क्योंकि हमें क्या पढ़ना है, यूरिनरी सिस्टम, तो उसके लिए हमें एक और बंदा बनाना पड़ेगा। तो आ जाओ बना लेते हैं, क्या करना है। देखो, दिस पर्सन इज वेरी वेरी हैप्पी होगा ना, क्यों होगा, क्योंकि भाई इसकी किडनीज के बारे में हमको पढ़ना है, इसलिए। अब देखो, जो ये यूरिनरी सिस्टम होता है हमारी बॉडी का या फिर किसी भी बंदे का, वो कैसा होता है कि यूरिनरी सिस्टम पढ़ने के लिए हमें पहले तो पता होना चाहिए कि यूरिनरी सिस्टम का लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है। उसी का नियम कि हमें कोई सा भी सिस्टम पढ़ना है ना, तो हमने पहले ये पता होना चाहिए कि सिस्टम का लोकेशन किधर है, तभी तो हम जान पाएंगे ना प्रोसेस क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है। तो देखो कहाँ पे है ये, यहाँ पे आपके किडनीज प्रेजेंट हैं, आपके पास, सबके पास 2 किडनीज होते हैं, ऐसे बीन शेप में राजमा जैसे दिखते हैं, ठीक है, कलर भी वैसा ही होता है, रेडिश ब्राउन, ठीक है। और कहाँ पे होता है, देखो आपके बैक साइड पे, आपके वेस्ट पे, बैक साइड पे, आपके वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड, ठीक है, राइट और लेफ्ट साइड पे आपके दोनों किडनीज प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो किडनीज होते हैं, आपकी एनसीईआरटी कहती है कि किडनी इज अ रेट्रोपेरिटोनियम ऑर्गन। क्यों, देखो क्यों होता है, रेट्रोपेरिटोनियम का क्या मतलब है। अब देखो क्या होता है, ये जो आपका पेरिटोनियम है, ये ना यहाँ पे क्या करता है, देखो ये लाइन तो क्या होता है पूरा बॉडी को, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू है पेरिटोनियम, लेकिन ये ना इस किडनी इसके बाहर पड़ा होता है इस तरीके से, ठीक है, दोनों ही किडनीज। इसे हम रेट्रोपेरिटोनियम क्यों कह रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि
ये दोनों ही किडनीज जो हैं वो पेरिटोनियम के बाहर हैं। जो विसरल पेरिटोनियम है, विसरल पेरिटोनियम मैं दूसरे कलर से बना देती हूँ, जो आपको देखिए ब्लू कलर में दिखाती हूँ। ठीक, ये इसके ऊपर ऐसे चिपके हुए होते हैं। ये विसरल पेरिटोनियम है जो इस किडनी के ऊपर बिल्कुल चिपके होते हैं, अपने ऑर्गन को नहीं जाता है। ठीक है, अब देखो रेट्रो पेरिटोनियम क्यों बोल रहे हैं। कुछ ऑर्गन्स बॉडी के ऐसे होते हैं, कुछ होते हैं सर्टेन ऑर्गन्स जो कि पेरिटोनियम के बाहर होते हैं। अब आपको ये बात समझ में आएगी, मैंने आपको पहले ये क्यों बताया, कि आपको पता चले कि पेरिटोनियम क्या होता है, विसरल पेरिटोनियम क्या होता है, पेराइटल पेरिटोनियम क्या होता है। तो यहाँ पे जो पेराइटल पेरिटोनियम है, पेराइटल पेरिटोनियम के बाहर होते हैं, और वो सारे ऑर्गन्स जो पेराइटल पेरिटोनियम के बाहर पड़े होते हैं उन्हें हम रेट्रो पेरिटोनियम बोलते हैं। ठीक है, उसी में हमारा किडनी भी आता है। इसके पास पर विसरल पेरिटोनियम होता है, ऑर्गन से जो चिपके हुए एपिथेलियल होते हैं ना, टिश्यू, वो होता है। ठीक है, वो वाला पेरिटोनियम होता है, लेकिन ये नहीं होता है। अब देखो आपका जो यूरिनरी सिस्टम है इसमें कुछ कुछ चीज़ें और होती हैं, जैसे कि देखो आपके पास 2 किडनीज हो गए, उसके बाद आपके पास दो यूरेटर होता है। 2 यूरेटर के अलावा आपके पास 1 यूरिनरी ब्लैडर होता है। यूरिनरी ब्लैडर बना लेते हैं, कलर चेंज कर देते हैं, ये यूरिनरी ब्लैडर 1। इसके बाद आपके पास एक क्या होता है, आपका यूरेथ्रा। ठीक है, देखो आपका जो भी यूरिनरी सिस्टम है ये उसके पार्ट हैं। यूरिनरी सिस्टम में 4 चीज़ें कंसिस्ट हैं। कौन कौन सी? 2 किडनीज, 2 यूरेटर, 1 यूरिनरी ब्लैडर और 1 यूरेथ्रा। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नीट का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, तो इसे ध्यान से सुनो। मैं नेमिंग कर देती हूँ इधर। आपके पास 2 किडनीज होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। यूरेटर ये रहा आपका, इसके बाद ये आपका यूरिनरी ब्लैडर, और ये है यूरेथ्रा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? अब इतनी बात क्लियर हुई तो अब हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। देखो यूरिनरी सिस्टम का जो बेसिक फंक्शन होता है वो क्या होता है कि यूरिन का फॉर्मेशन करना, यूरिन बनाना। ठीक है, यूरिनरी सिस्टम का बेसिक फंक्शन क्या है बेटा? मेकिंग यूरिन, मेकिंग यूरिन मतलब क्या कर रहा है ये? यूरिन बना रहा है, ये इसका बेसिक फंक्शन है। ठीक है, अब यूरिन बना रहा है तो यूरिन के बारे में थोड़ी सी बात जान लो पहले कि यूरिन क्या होता है। पहला तो आप लिख लो यूरिन के बारे में, कहाँ लिखूं मैं? इधर लिख देते हैं यहाँ पे। यूरिन के बारे में हम फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे आप कि येलोइस इन कलर होता है। इसका कलर कैसा होता है? येलोइस। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है बेटा कि एक पर्सन, एक एडल्ट ह्यूमन एक दिन में 1 से 1.5 लीटर यूरिन पर डे बॉडी के बाहर एक्सक्रीट करता है। तो आप यहाँ पे लिख लो 1 to 1.5 लीटर पर डे। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई? अब यूरिन का पीएच, यूरिन क्या होता है बेटा? हमारा एसिडिक होता है, तो आप पीएच लिख लो। यूरिन का पीएच होता है 6.0, ज़्यादा एसिडिक नहीं होता है, थोड़ा। अब रुको यहाँ पे, पहले जिन बच्चों को पीएच पता है अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता है घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बता रही हूँ। पीएच क्या है कि जब भी हमें कोई भी सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन का हमें नेचर जानना हो कि उसका नेचर एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? पीएच मेजर करते हैं। ठीक है, पीएच अगर 7 से कम जा रहा है, ठीक है, 1 to 7.9 तक रहा है तो हम उसको एसिडिक बोलेंगे। 7 आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रल। पर अगर 7 के ज़्यादा जा रहा है तो उसे क्या बोलेंगे हम? बेसिक। देखो यूरिन एसिडिक क्यों होता है? मैंने इसका पीएच बताया कि 6 है। ठीक है,
इसका pH 6 है, मतलब कि एसिडिक है। एसिडिक होने का मतलब किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होना। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन की, उतना ज़्यादा सॉल्यूशन होता है एसिडिक, ठीक है। अगर कम होगा तो बेसिक होगा। अब देखो ये एसिडिक क्यों हो रहा है हमारी बॉडी में, ठीक है। हमारी बॉडी में हाइड्रोजन आयन बनते रहते हैं, ओके। अब जो हाइड्रोजन आयन बन रहा है, तो अगर बनता गया कंटिन्यूअस बन रहा है, कंटिन्यूअस बनने जा रहा है, तो क्या होगा, हमारा बॉडी तो एसिडिक हो जाएगा। हमारा बॉडी एसिडिक होने का मतलब है कि हमारा ब्लड एसिडिक हो जाएगा, और हमारा ब्लड कतई नहीं चाहता है एसिडिक होना, उसने बेसिक ही रहना है। तो वो जो बेसिक रहने का जो उसका इच्छा है ना, वो कब पूरा होगा, जब ब्लड हाइड्रोजन आयन को यूरिन के पास दे देगा, ठीक है, यूरिन को दे देगा। एक्चुअली ब्लड से ही जो आपका यूरिन बनता है, तो जितना भी हाइड्रोजन आयन आता है आपकी बॉडी में, वो सारा का सारा हाइड्रोजन आयन ब्लड यूरिन को दे देता है। तो हाइड्रोजन आयन मिक्स होकर के यूरिन के साथ बॉडी के बाहर इस यूरिनरी सिस्टम के थ्रू एग्जिट हो जाता है, मतलब कि एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है। अगर अब इतना क्लियर हुआ हो तो फिर अब हम यूरिया की बात करते हैं कि अब आप सोचो कि यूरिया क्या होता है, ठीक है। आप सोच रहे होगे कि यूरिया क्या होता है, यूरिया कहाँ से आ गया, तो ये अब हम डिस्कस करते हैं, बताते हैं आपको, परेशान मत हो कि यूरिया कहाँ से आया। लेकिन उसके लिए पहले मुझे ये इरेज करना पड़ेगा। बात कर लेते हैं हम किसकी, अब एक्सक्रीशन की पहले, क्योंकि हमें क्या पढ़ना है अभी, यूरिया, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। आपको पता चल गया आपका ये जो यूरिन है वो एसिडिक क्यों है, ये बात आपको क्लियर हो गई है। यहाँ तक मैं मान के चल रही हूँ कि आपको क्लियर है। अब आगे हम क्या देखेंगे, यूरिया का फॉर्मेशन। अब यूरिया का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके लिए हमें पहले जानना पड़ेगा एक्सक्रीशन, कि एक्सक्रीशन क्या होता है। तो देखो एक्सक्रीशन का मतलब होता है बेटा, एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट मेटाबॉलिक वेस्ट इन योर बॉडी। हमारी बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको बॉडी के बाहर रिमूव करना ही क्या कहलाएगा, एक्सक्रीशन। जैसे कि आप अपने ईयर वैक्सेस की बात कर लो, ठीक है, आपके ईयर वैक्स भी आपका मेटाबॉलिक वेस्ट है जिसको आपकी बॉडी के बाहर एग्जिट होना है। आप कह लो आपकी स्वेटिंग, आपको स्वेटिंग हो रहा है, आपको पसीना आ रहा है, वो भी क्या है, एक आपकी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि आपकी बॉडी के बाहर एग्जिट होना है, ठीक है, उसको एक्सक्रीट होना है, ठीक है। तो इसे, और आपका यूरिन, ठीक है, यूरिन यूरिनरी सिस्टम से एग्जिट हो रहा है। अब देखो मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है, आप सोच रहे होगे। तो मेटाबॉलिक वेस्ट के लिए पहले जान लो मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि मेटाबॉलिज्म कह लो या फिर मेटाबॉलिक रिएक्शंस कह लो। मेटाबॉलिज्म या फिर इसे ही आप मेटाबॉलिक रिएक्शन भी कह सकते हो, मेटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है। अब ये क्या चीज होती है मेटाबॉलिक रिएक्शन। देखो आपका जो बॉडी है ना, आपकी बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। अब आप सोच रहे होगे कि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री कहाँ से आ गई, केमिकल रिएक्शंस आए कहाँ से। तो सुनो, हमारी बॉडी में ना बहुत सारा केमिकल रिएक्शन होता रहता है। आप ऐसा मान के चलो कि आपकी बॉडी चलती फिरती केमिस्ट्री लैब है, जिसमें हर टाइम पे, एक टाइम पे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस चलते रहते हैं, हमें पता नहीं चलता बट होते रहते हैं, ठीक है। तो जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं बॉडी में, उसे हम बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक। तो आप यहाँ पे लिख लो, केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द बॉडी, केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द बॉडी। आपका ये क्या है बेटा, ये आपका मेटाबॉलिक रिएक्शन हो गया, ठीक है, मेटाबॉलिज्म हो गया, मेटाबॉलिक रिएक्शन हो गया। जितने भी केमिकल रिएक्शन आपकी बॉडी में हो रहे हैं वो क्या है, आपके मेटाबॉलिक रिएक्शन है। जब बहुत सारे रिएक्शंस होंगे उसे हम बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। इतनी बात क्लियर है। अब मेटाबॉलिज्म देखो दो प्रकार का होता है। मेटाबॉलिज्म को हम आओ यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं दो तरीके से, ठीक है। एक होता है एनाबॉलिज्म और दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म और होता है दूसरा कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है कि कोई भी
कोई भी दो चीज़ चार चीज़ें जुड़ करके एक नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दें। जैसे कि मान लो A प्लस B गिव्स आउट AB, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब सिंपल आप याद रख लो, A फॉर एनाबॉलिज्म, A फॉर एडिशन, ठीक है, ऐड करते चले जाओ, ठीक। तो वो क्या हो गया आपका एनाबॉलिज्म। अब कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या हो गया? कैटाबॉलिज्म का मतलब जो बनी हुई चीज है ना उसको बिगाड़ दो, तोड़ ताड़ दो। ये A भी एक प्रोडक्ट बना था, हमने इसको तोड़ दिया A प्लस B में, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द कैटाबॉलिज्म रिएक्शन। ओके, नाउ क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आपको मेटाबॉलिक वेस्ट जानना है कि मेटाबॉलिक वेस्ट क्या है। बॉडी में कोई भी सेल है, उसको चाहिए एनर्जी। बिना एनर्जी के हमारी बॉडी का सेल काम नहीं करता है। तो वो कैसे काम करेगा? ऐसा तो बिल्कुल नहीं करेगा ना। हमने सुना है कि ग्लूकोज हमें एक्सटेंड एनर्जी देता है, जैसे हम ग्लूकोज देते हैं हमें तुरंत एनर्जी आ जाती है, ऐसे नहीं होता है। ग्लूकोज आपकी बॉडी में होता है, ठीक है। फिर ग्लूकोज का जो होता है ब्रेकडाउन होता है, जब वो टूटता है ना, मतलब उसका कैटाबॉलिज्म हो रहा है, उसके बाद आपको एनर्जी मिलता है, तब आपकी बॉडी वर्क करती है, ठीक है। तो उसको जब ग्लूकोज बर्न होता है ना, जैसे आपने रेस्पिरेशन में आपने देखा था, आपके सेल्स जो हैं वो एनर्जी के लिए रेस्पिरेशन कर रही हैं, ठीक। तो ग्लूकोज उन्होंने लिया, ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के थ्रू लिया, और उसके बाद क्या हुआ कि आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन हुआ और एटीपी का फॉर्मेशन हुआ था, करेंसी ऑफ सेल। एटीपी इज द करेंसी ऑफ सेल। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लो, आप लिख लो स्टार बना करके कि एटीपी इज द करेंसी ऑफ सेल। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद क्या हुआ, अब आपका जब ये एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, उस ड्यूरिंग एक वेस्ट गैस निकलती है, इसको बोलते हैं CO2। दिस इज कॉल्ड द मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। ओके, नाउ क्लियर। अब हम आ जाते हैं यूरिया पे कि यूरिया का फॉर्मेशन कैसे हुआ, क्योंकि हमने यूरिया जानना है। देखो, आपके जितने भी सेल्स हैं, आपकी बॉडी में जो सेल्स हैं वो कुछ बायोमोलिक्यूल्स के बने हुए हैं। जितने भी सेल्स हैं वो बायोमोलिक्यूल्स के बने, चाहे वो लिपिड हो, ठीक है, लिपिड, हाँ आप लिपिड को ले लो, आप प्रोटीन ले लो, ठीक है, आप उसके बाद कार्बोहाइड्रेट ले लो। ये सारे बायोमोलिक्यूल्स मिल करके जो है वो सेल्स बना रहे हैं। तो अगर हम प्रोटीन की बात करें, क्योंकि हमने यूरिया बनाना है, तो प्रोटीन क्या होता है? देखो, प्रोटीन आप कह लो कि अमाइनो एसिड की मोतियों का एक माला होता है, ठीक है, इस तरीके से। ये बहुत सारा अमाइनो एसिड जो होता है इस तरीके से बन करके ज्वाइन होकर के एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, ठीक। अब ये जब प्रोटीन जब ये टूटता है, ठीक है, इस प्रोटीन को हमने यहाँ से तोड़ा है, सब जगह से जब तोड़ा है तो ये सारे के सारे अमाइनो एसिड्स अलग अलग हो गए। प्रोटीन क्या है? अमाइनो एसिड्स का बना हुआ होता है, ठीक है। अमाइनो एसिड की मोतियों की माला है, ठीक है। अब हमने क्या किया, सारा का सारा अमाइनो एसिड तोड़ दिया। तो ये जो अमाइनो एसिड है ना, हमारी बॉडी में ऐसे नहीं रह सकता, उसको ऐसे रहना पसंद नहीं है, रहता नहीं वो। तो ये सारा का सारा अमाइनो एसिड कहाँ जाता है? आपके लीवर में जाता है। अब लीवर में क्या होता है, यहाँ पे एक लीवर बना लेते हैं। ये आपका लीवर, यहाँ पे अमाइनो एसिड आया, तो अमाइनो एसिड आया जिसमें एक कार्बन होता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है COOH, और एक अमीनो ग्रुप होता है NH2, एक हाइड्रोजन आयन होता है, और एक होता है R ग्रुप। आपकी बॉडी में एसिड्स है, ठीक है। देखो, इसमें एक अमीनो ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक हाइड्रोजन ग्रुप है, और ये नीचे एक R चेन लगी है। देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट इन योर बॉडी। आपकी बॉडी में 20 प्रकार के अमाइनो एसिड हैं जो कि हर प्रकार की प्रोटीन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। हर प्रकार की प्रोटीन आपकी बॉडी में इसी 20 प्रकार के अमाइनो एसिड से बनते हैं। 20 प्रकार के अमाइनो एसिड में ये तीनों ग्रुप सेम होते हैं, ये R चेन डिफरेंट होती है हर एक अमाइनो एसिड की। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो, हमें क्या करना है, यूरिया बनाना है। कैसे बनेगा? यहाँ से ये अमीनो एसिड का डीएमिनेशन होगा, ठीक है। डीएमिनेशन का मीनिंग लिख लो, क्या होता है? डीएमिनेशन। डीएमिनेशन का मतलब होता है बेटा सिंपल रिमूवल ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से रिमूवल हुआ ना, ये यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ, हमने यहाँ से रिमूव कर दिया अमोनिया को। अमाइड ग्रुप रिमूव हो करके क्या बनेगा, यहाँ पे अमोनियम आयन बनाएगा।
ठीक है, यहाँ पे चल रही है यूरिया साइकिल, और बड़ा बना लेते हैं, रुक जाओ। ये क्या है, यहाँ पे यूरिया साइकिल है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। यूरिया साइकिल, ठीक है। अमोनियम आयन इस साइकिल में एंट्री करेगा। ओके, अब आपके पास क्या है, एक आपने मेटाबॉलिक वेस्ट आपको मिला था जिसे बोलते हैं CO2। हर सेल के पास होता है CO2। ये रहा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी यहाँ यूरिया साइकिल में एंट्री करेगा। एंट्री करने के बाद क्या बनेगा, वही यूरिया जो हमें बनाना था, NH2CO NH2 क्या बन गया, यूरिया। हमारा पर्पस यूरिया बनाने का ही था और यूरिया बन गया। देखो, अब बनाने के लिए, यूरिया बनाने के लिए दो रिएक्शंस हुए, दो मेटाबॉलिक रिएक्शन हुए। कौन कौन से, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। कैसे हुआ, देखो पहले तो यहाँ पे कैटाबॉलिज्म हो रहा है, यहाँ से अमीनो ग्रुप टूट रहा है, डीएमिनेशन हो रहा है, मतलब कि कैटाबॉलिज्म हो गया। इसके बाद एनाबॉलिज्म हो रहा है, कैसे, CO2 और अमोनियम आयन मिल करके यूरिया बना रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों रिएक्शंस हुए और फिर क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। यूरिया क्या है, यूरिया एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि कहाँ से फॉर्म्ड हो रहा है, बाय मेटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, इतनी बात क्लियर। आज का लेक्चर यहाँ पे हम फिनिश करते हैं। इसके आगे का लेक्चर अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके आगे हम किडनी के बारे में, क्या किडनी का क्या फंक्शन होता है, ठीक है, हमारा यूरिनरी सिस्टम कैसे हमारी बॉडी में वर्क कर रहा है, ये सारा कुछ हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो आई होप यू आर वेरी वेरी क्लियर टुडे। इफ यू हैव एनी डाउट, फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन।